सबको आप मेरे रूबरू बुलाओ, मैं उनसे एक बात पूछ लूँ। आप लोग तो पूछ नहीं सकते, और आप में से कोई पूछता है तो हुड्डा कहता है आप चलो। जिस दिन हमारा सेशन था, विपक्ष के नेता के नाते हुड्डा साहब की जिम्मेवारी बनती थी कि इस किसान इशू के ऊपर काम रोको प्रस्ताव देते या कॉलिंग अटेंशन देते। इन्होंने जो काम रोको प्रस्ताव दिया उसको सरकार ने अस्वीकार करके सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया उसके समर्थन में। ये कहते थे वोटिंग पहले, वोटिंग तो अपनी बात कहने के बाद करवानी चाहिए। अगर वोटिंग पहले हो जाती तो वो लोग तो बहुमत में थे, फिर तो वो जीत ही गए थे। पहले वोटिंग की बजाय पहले चर्चा होनी चाहिए और उस चर्चा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भाग लेना चाहिए था। उसकी पार्टी के एक एमएलए को समय मिलता है, वो उसके ऊपर खुल करके किसान की पक्ष रखने का काम करता है, लेकिन उन्होंने उसका विरोध किया। कहने लगे कि हम आपके इस प्रस्ताव पे बहस नहीं करेंगे। मैंने उनसे कहा कि किस चीज की आपत्ति है आपको? हमें मौका मिला है हाउस के अंदर अपनी बात कहने का, हमें किसान का पक्ष रखने का एक मौका मिला है, हम उसके ऊपर अपनी बात कहें। जो जो किसानों के पास चल करके गए हैं उनको टारगेट करके उनसे पूछो कि अब तुम बताओ किसके साथ हो, सरकार के साथ हो, किसान के साथ हो। बजाय उसमें हिस्सा लेने के बेल में गए, शोर किया और वहां से नेम होकर के निकल गए। इन दोनों को नेम नहीं किया था, किरण को और हुड्डा को, ये दोनों बैठे थे। जब बाकियों को नेम कर रहे थे तो मैं पीछे रिटायरिंग रूम बना हुआ उसमें गया हुआ था, और मैं जब बाहर आया तो इनको नेम किया जा रहा था। ये दोनों बच गए थे, मुझे स्पीकर ने बोलने के लिए खड़ा कर दिया। ये दोनों जाने लगे, मैंने इन दोनों को रोका। मैं बोला तुम किस लिए जा रहे हो? तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है कि तुम इसमें अपना पक्ष रखो। अगर हम किसान के हितैषी हैं, हमें मौका मिला है सरकार को ठोकने का, हमें अच्छी तरह से किसान के पक्ष को यहाँ पे रखना चाहिए। इन्होंने पक्ष रखने के बजाय मेरी तरफ देख के उल्टा हाथ हिला के चल पड़ा। तब तो मैदान छोड़ के भाग जाता है। अब कहता है सेशन बुलाओ। सेशन में क्या करेगा? 2 फुट के आलू दिखावेगा, जिसके बेटे ने दिखाई थे लोकसभा में 2 फुट के आलू पैदा करते। इनको यही पता नहीं है कि आलू 2 फुट का होता है, घिया 2 फुट की होती है, तोरू 2 फुट की होती है। वो क्या करेंगे किसान? ये ज्यादा से ज्यादा टोल पे जाते हैं, टोल पे जाके खड़े होकर हमने किसान का समर्थन कर दिया। आप उस हुड्डा से एक बात और पूछो कि तू कह रहा था कि पीपली के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ था, कि जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, अगर वो वापस नहीं होंगे तो मैं वहां पे किसानों को लेकर के धरने पे बैठ जाऊंगा। वो धरना कब शुरू और कब समाप्त हो गया? वह कोई धरना अखबार में कहना तो बहुत आसान है, लेकिन उस बात को आगे बढ़ाना, उसके लिए लड़ना, उसको पूरा करवाना, ये इनके बुद्धि की बात नहीं है। हुड्डा को तो मुख्यमंत्री एक फाइल दिखाता है आहिस्ता से, और वो फाइल देखते मुख्यमंत्री जो कहता है, जो लिख करके भेजता है, उसी तरह से अपना फैसला लेकर के चला जाता है। आप प्रोसीडिंग निकाल के देखो विधानसभा की, 2 सेशन हो गए, 3 सेशन। इन तीनों सेशन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5 मिनट भी नहीं बोला। विपक्ष का नेता अगर 5 मिनट भी हाउस के अंदर प्रदेश के लोगों की बात नहीं करेगा तो फिर विपक्ष खत्म हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन बदकिस्मती है, विपक्ष भी खत्म हो गया और सत्ता पक्ष भी खत्म है। ये हमारे प्रदेश की बदकिस्मती है। सर बीजेपी तो ठीक है, नहीं मानी तो 27 तारीख को इस्तीफे की कॉपी आपको भी भेज दूंगा और 27 को इस्तीफा ज्ञानचंद गुप्ता को भी दे आऊंगा। इस्तीफा नहीं फिर तो मुझे लगता है कि मुझे आपके मंच पे आने से भी कोई नहीं रोकेगा। फिर कौन रोकेगा जी? फिलहाल राजनीति फिलहाल पूरे प्रदेश में कल से ही अपना
भ्रमण शुरू करूंगा, एक एक गांव में जाऊंगा, अब लोगों में जागृति पैदा करूंगा। ये जो इश्यूज हैं ये खुल करके लोगों के बीच में रखूंगा और उनसे कहूंगा कि अब इस लड़ाई को और ज्यादा तेज करो। लड़ाई तेज करने के लिए हर घर से एक आदमी जैसे फौज में भेजते हो उसी तरह से बॉर्डर पे भेज दो। एक उस बॉर्डर पे लड़ने का काम करेंगे, एक लड़ाई इस बॉर्डर पे भी करेंगे। हरियाणा का जवान जो है देश के बॉर्डर को सुरक्षित रखता है कि नहीं रखता? तो फिर अगर बॉर्डर को सुरक्षित रख सकते हैं तो अपने हकों के लिए दिल्ली के बॉर्डर पे आकर के भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। देश तो सुरक्षित हाथों में बता नहीं। अगर किसी ने रखा हुआ है तो जो किसान आज धरने पे बैठे हैं उन्हीं के बच्चों ने रखा हुआ है। ना तो मोदी ने रखा हुआ सुरक्षित देश को और ना मोदी के मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने रखा, ना मोदी के जो चैत्य लोग हैं उनका इस देश की सीमाओं से रोका है। वो तो लूटने वाले लोग हैं। कैसे देश के लोगों को कमजोर किया जाए, ये कमजोर करने के लिए तो कृषि के कानून बनाए। अगर इनकी जमीन छीन ली गई तो फिर आप मान के चलो सीमाओं पे बैठे जो है ना वो भी नौकरी छोड़ करके अपने घर आ जाएंगे। वो क्या करेंगे हमारे करके? आप मुझे बताओ ना, मोदी के तो बेचारे के कोई फौज में जानी है ही को नहीं। गुजरात में आप मुझे एक चीज बताओ, कौन सा इंडस्ट्रिस्ट है इस देश का जिसका बेटा सीमाओं की पहरेदारी कर रहा है? कौन सा राजनेता ऐसा है जिसका बेटा फौज की सीमाओं की पहरेदारी कर रहा है? कौन से आईएएस आईपीएस अफसर ऐसे हैं जिनके बच्चे फौज की सीमाओं की पहरेदारी कर रहे हैं? अगर कोई सीमाओं की पहरेदारी कर रहे हैं तो केवल और केवल खेत में काम करने वाले किसान के बेटे हैं, कोई दूसरा नहीं है, या कोई मजदूरी करने वाले बेटे। मुझे आप एक भी ऐसा बता दो कि कोई ऐसा एक जवान इन्होंने अपना बच्चा भर्ती कराया हो जिन्होंने जाके फौज की सीमाओं की पहरेदारी की। किसान के बेटे तो इन्हें भी 44 डेढ़ महीना ही हो गया और इस डेढ़ महीने में पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और अब तो बिहार से भी, महाराष्ट्र से भी, वहां से भी किसान आया। और लगातार किसान जो है एक मांग कर रहा है कि कृषि के जो 3 नए कानून बनाए गए, इन तीनों कानूनों को बनाने से पहले ना तो किसी किसान संगठन को कॉन्फिडेंस में लिया सरकार ने, ना ही सरकार ने विपक्ष को इस मामले में कॉन्फिडेंस में लिया, ना किसी ने इसकी डिमांड करी कि कोई कृषि के इस तरह के कानून बनाए जाए। हालांकि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इनके 6 साल के इस पीरियड में 1200 से ज्यादा ऐसे एक्ट नए, जो पुराने एक्ट थे उनको खत्म किया, नए एक्ट बनाए। बहुत सारी अमेंडमेंट्स इन्होंने अपने वक्त में करी। 1800 से ज्यादा और इस तरह की गवर्नमेंट की जो है रिकमेंडेशन आज उनके पास ड्राफ्ट के रूप में तैयार है, जिसको भी वो किसी वक्त किसी भी सेशन में ला सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, जीएसटी के अंदर बहुत दफा रद्दोबदल हुआ। जीएसटी की भी किसी ने डिमांड नहीं की थी, जीएसटी भी जबरदस्ती थोपी गई थी, लेकिन उस जीएसटी के अंदर जब मोदी के साथी खुद फंसने लगे तो फिर उन्होंने उसके अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स करी, क्योंकि उन पूंजीपति लोगों को बचाना था।
उसमें जो किसान के ऊपर जीएसटी लगाई गई थी उसका विरोध हुआ, लेकिन किसान की बात को तब भी नहीं सुना गया, तब भी उसकी अनदेखी कर दी। कैसे पूंजीपतियों को फायदा मिले उसके लिए बारी बारी जीएसटी के अंदर नई नई अमेंडमेंट्स करके उनको लाभ पहुंचाया गया। अनेक लोग जीएसटी की चोरी में पकड़े गए, उन पे छोटे मोटे जुर्माने करके उनको छोड़ दिया गया। इस लॉकडाउन के दौरान विशेष रूप से जब ये पहला और दूसरा लॉकडाउन लगा तो उस वक्त पूरे देश के अलग अलग चीफ मिनिस्टर की तरफ से बयान आए थे कि हमारी स्टेट जो है आज इस लॉकडाउन की मार की वजह से हमारा रेवेन्यू जो है वो कम हो गया, स्टेट दिवालिया हो रही है। इस लॉकडाउन के अंदर जो हमारी आर्थिक स्थिति हुई उसको अगर किसी ने बचाया तो केवल और केवल किसान ने इस देश की आर्थिक स्थिति को फिर से सुधारने में सबसे बड़ी मदद करी। जहां इस किसान को सरकार की तरफ से इंसेंटिव देने चाहिए कि इस तरह की विपरीत परिस्थितियों के अंदर किसान ने अपना पेट काट करके जहां देश का पेट भरा वहीं देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, उसको और ज्यादा इंसेंटिव इसलिए देना चाहिए कि कल ना करे परमात्मा के इससे भी बुरे हालात हो जाए तो कम से कम हमारे पास एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है जो हमारे देश को आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होने देगा। किसान को भाव अच्छे देने चाहिए थे, किसान को समर्थन मूल्य की कानूनन रूप से गारंटी देनी चाहिए थी, और किसान के ऊपर जो कर्जा था, जो देश के प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि मैं किसान का कर्जा माफ करूंगा बीजेपी की सरकार बनने के बाद, उसको 6 वर्ष हो गए ठंडे बस्ते में डालू, उसका कर्जा माफ करना चाहिए था। वहीं उस किसान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए और ज्यादा सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। वजह उसके उन्होंने इस लॉकडाउन में देखा कि किसान एक ऐसा है जो इस देश को बचा करके रखा है, जिसके पास अथाह शक्ति है, क्यों नहीं इससे ये शक्ति, इससे ताकत दे ली जाए और अपने चलते लोगों को दे दी जाए। इसके लिए 3 कृषि के कानून बना दिए। जो सबसे घातक इस कानून में चीज है वो ये है कि जो स्टोरेज की जो छूट दे दी गई, उससे कल आने वाले समय में न केवल किसान मरेगा बल्कि जो मीडियम क्लास के लोग हैं उनकी हालत और ज्यादा खराब होगी, क्योंकि स्टोर करने वाला तो हर चीज का स्टोर करेगा, आलू का करेगा, प्याज का करेगा, जो चीज स्टोर हो सकती है मटर का करेगा, सारी सब्जियों का करेगा, फल फ्रूट का करेगा, उसके साथ खाद्यान्न पदार्थ का करेगा, और फिर उसको बाजार में अपनी मर्जी से बेचेगा। तो किसान को तो सस्ता देने पे मजबूर करेगा, उसको तो वैसे मारेगा। और मीडियम क्लास के लोग सर्विस करने वाले हैं, छोटी मोटी दुकान करके अपना धंधा चलाने वाले हैं, उनको महंगा सामान बेच के मारने का काम करेगा। मजदूर की मजदूरी खत्म कर देगा, किसान को मजदूर बना देगा। इसलिए सारे देश के किसान ने आकर के लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर के मोदी जी से पिछले 1.5 महीने से लगातार रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इन तीनों कानूनों को खत्म कर दो और हमें नए सिरे से बातचीत करके कोई अच्छे कानून बनाओ, एमएसपी की गारंटी दो, उसके साथ साथ स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करो। H2 के तहत जितनी हमारी फसल का लागत मूल्य उससे 50% हमें ज्यादा दो। हमें परेशान करने की बजाय इंसेंटिव दो ताकि हम देश को बचाएं। लेकिन लगातार इस बात को लेकर के जिद पे अड़ी हुई है सरकार कि और सब बातें आपकी मंजूर कर सकते हैं, लेकिन मार्च हुआ 26 असल बताई जा रही है, तो लगता है कि 26 जनवरी तक अगर समाधान नहीं हुआ तो जो किसान अब तक विचलित नहीं हुआ उस दिन बड़ा टकराव हो सकता है। टकराव नहीं होगा,
टकराव तो अगर सरकार खुद माहौल तैयार करेगी तो किसान को मजबूर होना पड़ेगा। किसान ने कब टकराव किया? किसान तो जब पंजाब से चला था, पहले उसको हरियाणा के बॉर्डर पे रोका, उसके ऊपर लाठियां बरसी, मुकदमे बनाए, पानी मारा गया उनको। उन्होंने कहा विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं, हमें आप दिल्ली जाने दो, हम दिल्ली में जाकर के अपनी बात कहना चाहते हैं। दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर केंद्र की पुलिस सरकार ने उनको रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस इश्यू पे जब चर्चा हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ये बात कही है कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी तो सरकार की हुआ करती है। अगर किसान उगदड़ करे, अगर किसान तोड़फोड़ करे, अगर किसान कोई नुकसान पहुंचाए, तब आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो। आप किसी को दिल्ली जाने से कैसे रोक सकते हो? मेरे पास कार जीप नहीं है, मेरे पास साधन ट्रैक्टर है, मैं अपना ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली जा रहा हूं, मुझे क्यों रोका जा रहा है? क्या मतलब है? ये टकराव तो जानबूझ के सरकार पैदा करना चाहती है। किसान तो बहुत संयम रखने वाला व्यक्ति है। मैंने आपको उदाहरण दिया कि 6 महीने अपनी फसल को किस तरह से तैयार करता है, और जब उसकी फसल उजड़ जाती है तो विचलित नहीं होता, बिल्कुल अगली फसल की तैयारी करता है। सरकार की मदद मिले ना मिले, कोई उसके भाईचारे में, परिवार में मदद करे कि ना करे, वो अगली फसल के लिए अपनी तैयारी शुरू उसी दिन से कर देता है। सरकार बीच में कुछ किसान तो असली है, सरकार तो नकली तुम्हारे सामने प्रदेश की हरियाणा की है कि नहीं है। सरकार कोई अपनी जिम्मेवारी निभा रही है? सरकार तो दोनों हाथों से प्रदेश को लूट रही है। की अगर है तो यही है कि इन तीनों कानूनों को खत्म किया जाए। देश का प्रधानमंत्री अगर कोई गलती करता है, कोई गलत निर्णय ले लेता है, अगर उससे जाकर के लाखों लोग अगर ये कहते हैं कि गलत हुआ है, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कोई अमेरिका वालों ने नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी को कोई प्रधानमंत्री किसी दूसरे मुल्क के लोगों ने लाकर के स्थापित नहीं किया। हमारे हिंदुस्तान के 70% गांव में बसने वाले लोगों ने बीजेपी पार्टी को वोट दे करके इनको सत्ता सौंपने का काम किया है। तो अब उस 70% आबादी की डिमांड को भी इनको सुनना चाहिए, ना कि इस बात के लिए इनको कोई जिद करनी चाहिए। अब तारीख पे तारीख देख करके इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है। इसको लिंगर ऑन करके कहीं ना कहीं किसान की परीक्षा ली जा रही है। किसान तो जिस दिन खेती करना शुरू करता है उसी दिन से अपनी परीक्षा लेनी शुरू कर देता है। किसान की परीक्षा साल में 2 दफा हर वर्ष होती है। जब हम अपनी फसल का दाना बो करके, बीज बो करके आते हैं, जिस दिन वो फसल पैदा होती है, निकलना शुरू होती है, उस दिन से लेकर के पकने तक और निकलने तक किसान उसको अपने बच्चे से भी ज्यादा समय लगा करके उसको पकाने का काम करता है। और उसकी परीक्षा उसमें इसलिए होती है, कई दफा ऐसी बरसात होती है कि वो फसल खड़ी की खड़ी तबाह हो जाती है। कई बार ओलावृष्टि होती है, कई बार सूखा पड़ता है, कई बार कोई ना कोई कीटनाशक ऐसा उसमें डाल दिया जाता है जिसकी वजह से वो खत्म हो जाती है। कई बार आग लग जाती है। अनेक तरह से उसकी परीक्षाएं परमात्मा लेता है। और साल में 2 बार इस तरह की फसल जब होता है, 2 बार उसकी परीक्षा होती है। और वो दोनों बार में कभी भी विचलित नहीं होता। चाहे उसका कितना भी खड़ा खेत खत्म हो जाए, वो फिर अगली तैयारी अपनी शुरू कर देता है। नरेंद्र मोदी जी को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि किसान विचलित नहीं होगा। किसान जिस शांति प्रिय तरीके से बैठ करके आज इस एजिटेशन को कर रहे हैं, जिस तरह से बारी बारी आपको इस बात का एहसास करा रहे हैं कि आप हमारी परीक्षा लेने की बजाय इन तीनों कानूनों को खत्म करो। 6 महीने का राशन किसान लेकर के आया हुआ है। और किसान की फसल पीछे पकाने के लिए, उस फसल को पालने के लिए गांव के लोगों ने आपस में कमेटियां बना ली हैं। यहाँ जो बैठा उसको इस बात की चिंता नहीं है कि तेरा खेत उजड़ जाएगा। खेत तो उसका साल में 2 बार उजड़ता ही उजड़ता है। इसलिए मोदी जी को तुरंत इसमें खुद इंटरप्ट करना चाहिए, खुद इसके लिए आगे आकर के
किसान की बात को स्वीकार करना चाहिए, तीनों कृषि के कानून खत्म करने चाहिए। आज हरियाणा का जो किसान है वो लगातार पंजाब के किसान को, राजस्थान के किसान को, यूपी के किसान को, मध्य प्रदेश के किसान को किसी किस्म की दिक्कत न आए उसके लिए सैकड़ों मील चल करके अपने गांव से दूध इकट्ठा करके लेके आता है। इस ठंड के मौसम में कैसे बुजुर्ग आदमी को बचाया जाए उसके लिए पिन्नियां तैयार करता है, सब्जियां लेकर के आता है, लस्सी लेकर के आता है, फल फ्रूट लेकर के आता है और यहाँ आकर जहाँ उनकी ये मदद करता है वहाँ उनके लिए एक विश्वास पैदा करता है कि हरियाणा का एक एक व्यक्ति जो खेती से जुड़ा हुआ है वो आपके साथ खड़ा है। जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा हम इस लड़ाई को इसी तरह से लड़ने का काम करेंगे। आज मेरे अंदाजे से इस अकेले ठीकरी बॉर्डर पे कम से कम भी 30 से 40 हजार और किसान आ गए हैं। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और लगातार जो है मेरे पास इस तरह के मैसेज आ रहे हैं कि जी आप हमारे यहाँ भी आओ, हमारे यहाँ से भी रूट बना करके पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो जिम्मेवारी लगाना चाहते हो हम उस जिम्मेवारी को निभाने का काम करेंगे। हमारा जो एक एक कार्यकर्ता है वो पिछले 1.5 महीने से लगातार एक वॉलंटियर के रूप में इन 4-5 बॉर्डर्स के ऊपर जहां जहां किसान बैठे हैं वहां उनकी मदद में लगा हुआ है। आज भी मेरे साथ हजारों ट्रैक्टर जिसमें एक एक ट्राली में किसी में 10 लोग हैं, किसी में 5 लोग हैं, किसी में 8 लोग हैं, किसी में 12 भी है, क्योंकि ट्राली अगर 25 आदमी बैठ करके आएंगे तो सोने की दिक्कत होती है। आज भी हजारों लोग जो है यहाँ अपनी सेवाएं देने के लिए आए और उसके साथ साथ इस किसान आंदोलन को ताकत देने के लिए आए और वो लोग तब तक यही रहेंगे जब तक केंद्र की सरकार इनकी बात को स्वीकार नहीं करेगी।